नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं सत्ते में सत्ता। लेकिन आज सत्ता में सियासत की कई मसालेदार खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले आपको धार की उस भोजशाला में लेकर चलेंगे जिस पर पिछले कई दिनों से धर्म युद्ध चल रहा है। अब ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे में भोजशाला की जमीन के 4 सिक्के निकले वहां से। उनका रहस्य क्या है और क्या इन सिक्कों से पता चल जाएगा कि भोजशाला मंदिर है या मजार, ये अब आपको हम बताएंगे और देखना बहुत जरूरी है। फिर राहुल गांधी के रायबरेली वाले उस सियासी दाव की खबर जिसे कांग्रेस मास्टर स्ट्रोक बता रही है और बीजेपी ने इसमें राहुल के डर वाला एंगल निकाल लिया। और इन दावों में बहुत चिंगारियां हैं, इस पर हमने राजनीतिक फायर वाली रील तैयार की है। आज राहुल ने रायबरेली से नामांकन कर दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी नामांकन की तारीख अब आ गई है। पीएम मोदी 14 मई को अपने मौजूदा संसदीय क्षेत्र वाराणसी से नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इससे पहले 13 मई को काशी में उनका भव्य रोड शो है। वैसे आज पीएम मोदी ने बंगाल से दीदी पर हिंदू वाले कुछ शब्द बाण चलाए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में अब हालात यह हैं कि यहां हिंदुओं को दोयम दर्जे का समझा जाता है और खुलेआम धमकी दी जाती है। इस पर टीएमसी का काउंटर रिएक्शन क्या है, यह भी हम आपको दिखाएंगे। आज सत्ता में आपके लिए बहुत काम की भी खबर है। अगर आप आए दिन मोबाइल फोन पर आने वाले अनजान कॉल से परेशान हो गए हैं, जैसे इस शो को करते वक्त अभी भी मेरा फोन बज रहा है और वो अनजान कॉल ही होगा, तो अब आपको बहुत जल्द इससे आजादी मिल सकती है, क्योंकि इस पर सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। वो एक्शन क्या है, इस पर सत्ता का यह नोटिफिकेशन जरूर देखेगा। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अगर केस में ज्यादा समय लगे तो केजरीवाल के अंतरिम बेल पर भी विचार किया जा सकता है। अब इस केस की सुनवाई 7 मई को होगी। लेकिन आज ये क्या हुआ, आज शेयर बाजार में बड़ी गिरावट की वजह से निवेशकों के करीब 4 लाख करोड़ डूब गए। आज शुरुआती तेजी के बाद बाजार ने अचानक से यूटर्न मार लिया और दिन के आखिर में सेंसेक्स 732 अंक गिरकर बंद हुआ है, जबकि निफ्टी में भी 172 अंकों की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो सत्ता में शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं धार की भोजशाला में सिक्कों वाला रहस्य क्या है। कुछ सिक्के प्राप्त हुए थे, उन पे आज उनकी सफाई चल रही थी। उस वक्त ध्यान में आया कि ये सिक्के कौन से कालीन हैं। ये परमार कालीन सिक्के थे और संख्या में 3-4 की संख्या थी। वो तहसील की टीम पूरी आई थी, जिन्होंने भोजशाला परिसर को और भोजशाला परिसर के बाहर से पूरी उसकी नफ्ती की है। राजस्व की टीम भी आई थी आज दोपहर बाद से, तो उन्होंने भी जो सीमांकन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी एसआई को, तो वो भी दूर की है आज। तो सबसे पहले सवाल उन सिक्कों का जो एमपी में धार भोजशाला से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को अपने सर्वे में मिले। यह वही भोजशाला है जहां पिछले कई दिनों से धर्मयुद्ध वाली चिंगारियां उठ रही हैं, और यह बिल्कुल वैसा धर्मयुद्ध है जैसा आपने कुछ दिन पहले काशी के ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर देखा था। पिछले 42 दिनों से ASI की टीम कोर्ट के आदेश पर धार की भोजशाला का सर्वेक्षण कर रही है, और अब सर्वे वाली सुई उन 4 सिक्कों से अटकी है जो भोजशाला में खुदाई के दौरान मिले हैं। इसे लेकर अब तक ASI की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि जो सिक्के निकले हैं वो परमार वंश से जुड़े हुए हैं। वो भी 1-2 नहीं बल्कि 4 सिक्के। ये सिक्के परमार कालीन होने का दावा हिंदू पक्षकार की ओर से किया गया है, जो सर्वे के दौरान ASI टीम के साथ मौजूद थे। अब इसके मायने क्या है, क्या ये सिक्के साबित कर सकते हैं कि धार की भोजशाला असल में मां सरस्वती का मंदिर है या कोई मजार? ये समझने से पहले हम आपको वो सिक्के दिखा देते हैं जिनका जिक्र हिंदू पक्ष अपने दावे में कर रहा है।
आखिर वो सिक्के कैसे होते हैं? इसके लिए हमने परमार वंश से जुड़े कुछ सिक्कों की तस्वीरें निकाली हैं। ये सिक्के परमार वंश के अलग अलग राजाओं के शासन के वक्त चलन में थे और अब ऐसे ही सिक्के धार भोजशाला से मिलने का दावा किया जा रहा है। इस मामले से जुड़े हिंदू पक्षकार के मुताबिक अभी तो सिर्फ 4 सिक्के एएसआई को हासिल हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इनकी संख्या और ज्यादा हो सकती है। जो सिक्के खुदाई में पाए गए हैं, एएसआई ने उनकी सफाई का काम भी शुरू कर दिया है और हिंदू पक्ष के अनुसार ये सिक्के परमार कालीन के बताए जा रहे हैं। लेकिन अब ये सिक्के मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बने हुए हैं, लेकिन इनका रहस्य क्या है, यह भी एएसआई के जरिए जल्दी सामने आने की उम्मीद है, जिसकी टीम पिछले 42 दिनों से धार भोजशाला के अलग अलग हिस्सों की जांच कर रही है और जरूरी सबूत जुटा रही है। 42 दिनों के सर्वे की 7 बड़ी बातें अब हम आपको बता देते हैं। अब तक धार भोजशाला के अंदर एएसआई की टीम ने 14 जगह खुदाई की है। नंबर 1, नींव की उम्र का पता लगाने के लिए गर्भगृह के पिछले हिस्से में 3 फीट खुदाई की गई है। नंबर 2, हिंदू पक्ष का दावा है कि अब तक की खुदाई में हिंदू धर्म से जुड़े कई अवशेष एएसआई को मिले हैं। नंबर 3, और एएसआई ने भोजशाला के स्तंभ पर बनी कलाकृतियों पर केमिकल लगाकर जांच की, कागज पर स्केच भी बनाए। नंबर 4, हिंदू पक्ष के अनुसार स्तंभ की कलाकृतियां देवी देवताओं की जैसी प्रतिमा है। नंबर 5, इसके अलावा भी भोजशाला से भी श्रीयंत्र समेत कई देवी देवताओं की प्रतिमा मिलने का दावा हिंदू पक्ष ने किया है। नंबर 6, एएसआई की टीम ने धार भोजशाला में कुंड की बनावट और उस पर बनी नक्काशी की भी जांच की है। नंबर 7, अब आपको यह बताते हैं कि धार भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष का तर्क क्या क्या। भोजशाला को हिंदू पक्ष के लोग मां सरस्वती का मंदिर बताते हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष के मुताबिक यह कमाल मौलाना मस्जिद है। हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में तर्क दिया गया है कि धार भोजशाला हिंदुओं का उपासना स्थल है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह मौलाना कमालुद्दीन की मजार है। हिंदू पक्ष के अनुसार धार भोजशाला में सरस्वती मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह तर्क पूरी तरह से आधारहीन है। एएसआई की टीम ने जिस कुंड की बनावट की जांच की उसे हिंदू पक्ष सैकड़ों वर्ष पुराना यज्ञ कुंड बता रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष के अनुसार वो नमाज से पहले वजू करने का कुंड है। वैसे इस धार भोजशाला को लेकर दिलचस्प तथ्य यह भी है कि वर्ष 2003 में एएसआई ने एक समझौता मॉडल तैयार किया, यानी बीच का रास्ता निकाला। भोजशाला में मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना करने की अनुमति है, जबकि शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक प्रवेश दिया जाता है। इतना ही नहीं, वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा के लिए हिंदू पक्ष को पूरे दिन पूजा और हवन करने की भी अनुमति है। वैसे वर्ष 2006, 2013, 2016 में शुक्रवार के दिन ही जब वसंत पंचमी का सहयोग बना तो विवाद की स्थिति खड़ी हो गई, क्योंकि शुक्रवार को ही मुस्लिम पक्ष को भी नमाज की इजाजत है। इसीलिए वर्ष 2013 में बसंत पंचमी और शुक्रवार साथ होने की वजह से भोजशाला को लेकर माहौल बिगड़ गया था, सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। ऐसी ही स्थिति वर्ष 2016 में भी दिखी, हालांकि तब कड़े पहरे के बीच भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों कराए गए। अब हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावे को लेकर कोर्ट में हैं। मुस्लिम पक्ष ने भोजशाला को मस्जिद बताकर रोज नमाज की इजाजत मांगी, तो हिंदू पक्ष ने नमाज रोकने की मांग की है। इस पर 12 मार्च को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भोजशाला के सर्वे का आदेश दिया था, क्योंकि सर्वे से पता चलेगा कि धार की भोजशाला असल में सरस्वती मंदिर है या कमाल मौलाना मस्जिद। कुछ सिक्के प्राप्त हुए थे, उन पे आज उनकी सफाई चल रही थी। उस वक्त ध्यान में आया कि ये सिक्के कौन से कालीन हैं, तो निश्चित ही अब वो कौन से कालीन है तो सर्वे टीम बताएगी, लेकिन प्रतीत होता है कि वो परमार कालीन सिक्के थे। गर्भगृह में कुछ समय काम चला, बाकी गर्भगृह के पश्चिम की ओर मिट्टी हटाने का काम गति से चला है। दक्षिण तरफ जो पत्थरों की दीवार का निर्माण, जो मिट्टी हटाई गई है, वहाँ सपोर्ट में उसके काम चला है। मॉन्यूमेंट में अंदर जो ट्रेंच थी उसमें जो गड्ढा खुदाई चल रही थी वो आज बंद थी, उसमें सिर्फ ब्रशिंग हुई है। आज की राजस्व की टीम भी आई थी आज दोपहर बाद से, तो उन्होंने भी जो सीमांकन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी एएसआई को, तो वो भी दूर की है आज।
आज हमने उस परमार वंश पर भी सत्ता की एक कुंजी तैयार की है जिनका रिश्ता भोजशाला में खुदाई से निकले सिक्कों से बताया जा रहा है। परमार राजवंश ने 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक पश्चिम मध्य भारत में मालवा और आसपास के क्षेत्रों में शासन किया। इसके संस्थापक थे राजा उपेंद्र, जिनका शासन 800 ईस्वी से 818 ईस्वी तक रहा। इसके बाद परमार राजवंश को राजा के तौर पर आगे बढ़ाया सियाका द्वितीय ने, जिनका शासन 948 ईस्वी से 974 ईस्वी तक चला। इसके बाद वाक्यपति राज द्वितीय ने परमार वंश का शासन 1974 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक के बीच किया। चौथे राजा थे सिंधु राजा, जिनका शासन 990 ईस्वी से 1010 ईस्वी तक रहा। जबकि पांचवें राजा थे राजा भोज, और माना जा रहा है कि जो सिक्के धार की भोजशाला में मिले हैं वो इन्हीं राजाओं के शासनकाल के बीच के हो सकते हैं। वैसे तो परमार वंश में राजा भोज के बाद भी कई राजा हुए, लेकिन राजा भोज की बात इसलिए क्योंकि उनका सीधा रिश्ता धार की भोजशाला से है। इस पर भी हम आपको ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी खोलते हैं आपके लिए। धार जिले की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार इस भोजशाला का निर्माण राजा भोज ने कराया था। राजा भोज परमार वंश के सबसे महान राजा थे, जिन्होंने 1000 से 1055 ईस्वी तक राज किया। इस दौरान उन्होंने 1034 ईस्वी में एक महाविद्यालय की स्थापना की, जहां दूर दूर से छात्र पढ़ने आया करते थे। इसी कॉलेज में मां सरस्वती का मंदिर भी था, लेकिन बाद में इस महाविद्यालय को भोजशाला के नाम से जाना जाने लगा। इतिहास के मुताबिक 14वीं सदी में भोजशाला पर मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण कर दिया और मुस्लिम शासक महमूद खिलजी ने इस महाविद्यालय को न सिर्फ मस्जिद में बदल दिया, बल्कि दावा है कि सरस्वती मंदिर को तोड़कर अरब मूल के मौलाना कमालुद्दीन के नाम पर एक मस्जिद भी बनवा। अब धार की भोजशाला पिछले कई वर्षों से मंदिर और मस्जिद वाले धर्मयुद्ध का अखाड़ा बनी हुई है, और इसका सच क्या है यह साबित करने की जिम्मेदारी फिलहाल एएसआई पर है। सत्ता में शासन की बात हो रही है, राजा की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, लेकिन अब देखते हैं कौन करेगा शासन आने वाले चुनावों के बाद, इसके रिजल्ट के बाद, और क्या होगा उन दो महत्वपूर्ण सीटों पर। आप समझ गए होंगे। सत्ता में अब उस बहुप्रतीक्षित राजनीतिक खबर की हम बात कर रहे हैं, जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में कयासों, सूत्रों, अनुमानों और अटकलों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कल रात वो खबर सार्वजनिक हुई और आज अनुमान के इस एपिसोड का डी एंड हो गया है, लेकिन एक नई शुरुआत भी हुई। अब वो क्या है हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए। गांधी परिवार की विरासत वाली 2 सीट अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों ने आज नामांकन कर दिया है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की लोकसभा सीट रायबरेली से उनके पुत्र राहुल गांधी ने, और अमेठी से गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा ने नॉमिनेशन किया। आज ही दोनों सीटों पर नामांकन का आखिरी दिन था और दोनों ही सीटों से नामांकन हो गया। तो नए समीकरण के हिसाब से रायबरेली में राहुल गांधी के मुकाबले बीजेपी के दिनेश सिंह और अमेठी में स्मृति ईरानी के मुकाबले किशोरी लाल शर्मा है। हालांकि इन सबके बीच रायबरेली में नामांकन से पहले राहुल गांधी ने एक रोड शो भी किया है। कांग्रेस और बीजेपी में आज राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के मुद्दे पर तर्क बाण भी चले। दोनों दलों ने अमेठी की जगह राहुल के रायबरेली से लड़ने पर अपने अपने तर्क निकाले। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर जिन शब्दों से वार किया, स्मृति ईरानी ने भी उन्हें ही अपना हथियार बनाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी शतरंज के मजे हुए खिलाड़ी हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि गांधी परिवार ने अमेठी में हार मानी। राहुल गांधी ने कि रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है और इस नामांकन से जुड़ी तस्वीर सामने आ रही है, उन्हें एक रील के जरिए देख लेते हैं। इसके बाद इस फैसले की कुंजी खोलेंगे जिसे कांग्रेस मास्टर स्ट्रोक बता रही है। पूरे देश में एक संदेश दें कि हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। हम एक ऐसी राजनीति वापस यहाँ से शुरू करेंगे जो सच्चाई की हो, जो आपके लिए हो, जो आपको आगे बढ़ाए। ये आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे, आप जिताएंगे। जय हिंद। अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। स्मृति ईरानी का यही दम्भ और अहंकार जो है ना, उनको ले डूबेगा।
स्मृति ईरानी से जनता चीख चीख के पूछ रही है ट्रिपल आईटी क्यों बंद किया। स्मृति ईरानी से जनता चीख चीख के पूछ रही है आपने स्टील प्लांट क्यों बंद किया। जनता जवाब मांग रही है, स्मृति ईरानी हमें ना जवाब दे। डरो मत, डरो मत, डरो मत, ये कह कर राहुल गांधी जी ने मीडिया की खूब सुर्खियां बटोरी, खूब चैनल में चले, लेकिन खुद इतने डरे सहमे। पहले अमेठी छोड़ा, वायनाड पहुंचे, रायबरेली चले गए, लेकिन रायबरेली में भी हार होगी। नामांकन हो गया, भारी बहुमत से जीतेंगे हम लोग, शानदार विजय होगी राहुल जी की भी, अखिलेश शर्मा जी की भी। पाकिस्तान में अगर चुनाव होता है और राहुल गांधी चुनाव में खड़ा होता है तो राहुल गांधी बहुत ज़्यादा वोट से जीतेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। इंडिया में कुछ नहीं होगा, इंडिया में नरेंद्र मोदी बल्ले बल्ले। रायबरेली के लिए क्या राय मशवरा लिया गया? रायबरेली के लिए किसकी राय किसके ऊपर भारी पड़ी? अब ये सब समझने की कोशिश करते हैं। कल देर शाम तक ये तस्वीर ढूंढ ली थी कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या रायबरेली से, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो भी फैसला होगा मास्टर स्ट्रोक होगा। इसके बाद जब राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ तो बीजेपी को इसमें अपने लिए मौका दिखने लगा। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता आज भी इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। सोशल मीडिया पर तो कांग्रेस समर्थकों ने मास्टर स्ट्रोक को ट्रेंड कराना भी शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर डरने और भागने वाला कटाक्ष किया। दोनों दलों के अपने तर्क हैं, लेकिन राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने का मुद्दा आज पूरे देश में छाया रहा और सबसे तीखा हमला प्रधानमंत्री मोदी ने किया। सिर्फ पीएम मोदी नहीं, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर जबरदस्त जुबानी फायरिंग की। वहीं कांग्रेस की तरफ से जवाब दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। एक बार इन बयानों पर एक छोटी सी रील देखिए, फिर आगे बात करते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो तीसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पड़ डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग रहे, डरो मत, भागो मत। मैंने उन्होंने खुद ही भाग के वाराणसी आए ना, हाँ पूछो उनको। बीजेपी दावा कर रही है कि राहुल गांधी डर गए, लेकिन क्या सच में राहुल डरे हैं? कांग्रेस कह रही है नहीं। तो सवाल है कि राहुल ने रायबरेली क्यों चुना? इसके 5 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला, रायबरेली में 20 चुनावों में 17 कांग्रेस जीती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी यहां से लगातार जीतते रहे। राहुल गांधी पर परिवार की विरासत नहीं छोड़ने का दबाव था। सोनिया गांधी चाहती थी कि इंदिरा गांधी से विरासत में मिली रायबरेली की सीट से राहुल गांधी लड़े। मोदी लहर में भी सोनिया गांधी रायबरेली से जीतती रहीं।
और रायबरेली कांग्रेस के लिए हिंदी बेल्ट में सबसे सेफ सीट मानी जाती है। अब सवाल है कि राहुल गांधी ने अमेठी से दूरी क्यों बनाई? इसकी बड़ी वजह यह थी कि प्रियंका के चुनाव लड़ने से मना करने के बाद राहुल गांधी को रायबरेली और अमेठी में से एक को चुनना था। राहुल ने विरासत वाली सीट रायबरेली को चुना। राहुल गांधी स्मृति ईरानी के साथ जुबानी जंग में नहीं फंसना चाहते थे। अमेठी में कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता से स्मृति ईरानी को मात देने की भी रणनीति बनाई गई। इस सब के अलावा दोनों भाई बहन अगल बगल की सीट से एक ही वक्त मैदान में नहीं उतरना चाहते थे। बाद में दोनों सीट जीतने पर राहुल गांधी जो सीट छोड़ेंगे उससे प्रियंका को उपचुनाव में उतार कर वहां की जनता की नाराजगी से बचा जा सकता है। वैसे ऐतिहासिक तथ्यों को देखते हैं तो अमेठी में 1967 से लेकर अब तक 16 बार चुनाव हुए हैं। इसमें 13 बार कांग्रेस को जीत मिली, 2 बार बीजेपी और 1 बार जनता पार्टी भी यहां जीतने में कामयाब रही। इन आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस की जीत का जो प्रतिशत है अमेठी में वो 81% है। रायबरेली की बात करें तो यहां कुल 20 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं। 17 बार कांग्रेस जीती है, बीजेपी 2 बार और 1 बार जनता पार्टी को जीत मिली है। यहां कांग्रेस की जीत का प्रतिशत 85% रहा है। दोनों जगहों के आंकड़े कांग्रेस के फेवर कर रहे थे। लेकिन यह भी सच है कि चुनाव पुराने आंकड़ों पर नहीं जीते जाते हैं। लेकिन जहां पर अब चुनाव चरम पर है, चुनावी गर्मी चरम पर है, वहां पर आंकड़े क्या आने वाले हैं ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी बड़े जबरदस्त जुबानी हमले चल रहे हैं। सत्ता में अब चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां चुनाव के बीच ध्रुवीकरण वाला युद्ध छिड़ चुका है। आज प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली बर्धमान में थी, जहां उन्होंने हिंदू शब्द की शक्ति से लैस राजनीतिक बाण चलाया। प्रधानमंत्री मोदी ने ममता सरकार से पूछा कि आखिर बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। टीएमसी विधायक के विवादित बयान का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि ममता के नेता हिंदुओं को नदी में बहाने की धमकी देते हैं। ममता सरकार हिंदू विरोधी है। उन्होंने यह भी कहा कि टीएमसी ने बंगाल में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है। ममता सरकार को जय श्री राम के उद्घोष से भी आपत्ति है। टीएमसी सरकार को राम मंदिर निर्माण से दिक्कत है। टीएमसी सरकार को रामनवमी की शोभा यात्रा से आपत्ति है। हालांकि टीएमसी के नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार पश्चिम बंगाल में अमन, शांति और धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश कर रही है और पीएम के आरोप राजनीति से प्रेरित। बीजेपी हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर ध्रुवीकरण वाली राजनीति कर रही है, यह भी कह रही है टीएमसी। मैंने कल टीवी पर देखा, यहां बंगाल में टीएमसी के एक एमएलए ने सरेआम धमकी दी। वो कह रहे थे कि हिंदुओं को 2 घंटे में भागीरथी में बहा देंगे। ये कौन सी भाषा है भाई? ये कौन सा पॉलिटिकल कल्चर है? हिंदुओं को बहा दोगे? वाकई क्या हालत हो गई है? बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है यहां हिंदुओं को बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है। ये कैसे लोग हैं? जय श्री राम के उद्घोष से उनको आपत्ति है। जय श्री राम बोलो तो उनको बुखार आ जाता है। इनको राम मंदिर के निर्माण से आपत्ति है। इन लोगों को रामनवमी की शोभा यात्रा से आपत्ति है। बर्धमान के चुनावी मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने आज ममता सरकार पर एक और कटाक्ष किया, जिसकी मारक क्षमता ज्यादा थी। यह कटाक्ष था संदेश खाली और शाहजहां शेख वाला, जिसमें हिंदू मुस्लिम वाला एंगल भी आपको दिख जाएगा। पीएम ने कहा कि संदेश खाली में दलित बहनों के साथ अपराध हुआ है। टीएमसी सरकार गुनहगार को बचाती रही है। पीएम ने यह भी कहा कि क्या सिर्फ इसलिए टीएमसी गुनहगार को बचा रही है क्योंकि उसका नाम शाहजहां शेख है? आप पीएम मोदी की पूरी बात सुनिए। मैं आज पूछना चाहता हूं टीएमसी सरकार से
यहां संदेश खाली में हमारी बहनों के साथ, हमारी दलित बहनों के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ, पूरा देश कार्रवाई की मांग करता रहा। टीएमसी उसके गुनहगार को बचाती रही। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उस गुनहगार का नाम शाहजहां शेख था? वर्धमान में हिंदुओं के नाम पर पीएम मोदी की जुबानी फायरिंग के बीच साधु वाली एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। तन पर भगवा, हाथों में रुद्राक्ष, हजारों की भीड़ में खड़ा एक साधु। कुछ ऐसा ही दृश्य था जब पीएम मोदी वर्धमान के मंच पर चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान पीएम की नजर रैली में आए साधु पर पड़ी, जो पीएम का भाषण हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर सुन रहे थे। पीएम मोदी ने न सिर्फ मंच से पुकारा बल्कि उन्हें आराम करने के लिए भी कहा। पीएम मोदी ने पूछा कि आप मेरे लिए प्रसाद लेकर आए हैं। इसके जवाब में साधु ने हाथ उठाकर अभिवादन भी किया। आप सिर्फ 30 सेकंड में इस वायरल घटना को देखें। महात्मा जी, आप प्रसाद लेके आए हैं? अच्छा भाई, हमारे कैमरामैन जरा वो प्रसाद ले लीजिए, मुझे मिल जाएगा, माला आपकी मिल जाएगी। आप कब से हाथ ऊपर के खड़े, थक जाएंगे। इस उम्र में आप इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं यहां से आपको प्रणाम करता हूं जी। सत्ता की अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से है, जहां राज्य के गवर्नर सीवी आनंद बोस पर लगे गंभीर आरोपों के बाद राजनीति हो रही है। वैसे तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच तनाव जगजाहिर है और ये तनाव कई बार अलग अलग घटनाओं के जरिए देश के सामने आ चुका है, लेकिन इस बार मामला अलग है क्योंकि सवाल राज्यपाल पर उठ रहे हैं, आरोप राज्यपाल पर लग रहे हैं। कहानी यह है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर राजभवन की महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसे लेकर बंगाल में हरे स्ट्रीट थाने में शिकायत दी की गई है। दरअसल महिला कॉन्ट्रैक्ट पर राजभवन में काम कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला का आरोप है कि राज्यपाल ने 2 बार उनके साथ बदसलूकी की। शिकायत के अनुसार पहली बार 24 अप्रैल को बदसलूकी की गई और दूसरी बार 2 मई को नौकरी में प्रमोशन देने की बात कहकर बदसलूकी की गई। अब शिकायत के बाद सियासत भी हो रही है और बयानबाजी भी। हालांकि कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि संविधान के अनुसार के नियमों के अनुसार राज्यपाल पर आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती है। राज्यपाल को किस तरह की इम्यूनिटी मिलती है, इसकी जानकारी आपको सत्ता की इस कुंजी में आगे देंगे, लेकिन पहले आप सुनिए कि इन आरोपों के बाद राज्यपाल ने क्या कहा। टीवी 9 के पास राज्यपाल सीवी आनंद बोस का ऑडियो क्लिप है जिसमें वो सारे आरोपों को गलत और निराधार बता रहे हैं। All the generous allegations and the frequent innuendos passed on me by some political forces. I understand, my friends, there is more in the offing. But one thing is clear. None of the absurd dramas is going to deter me from my determined efforts to expose corruption and curb violence. अब आपको बताते हैं कि इस पर राजनीति कैसे हो रही है, कैसे राज्यपाल पर लग रहे आरोपों को आधार बनाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। আর আপনি কি করছেন? গতকালও একটা ছোট্ট মেয়ে রাজভবনে চাকরি করত বিবিএক্সে, তার সাথে কি ব্যবহার করেছেন মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়? শুনে রাখুন, আমার কাছে একটা নয় হাজারটা ঘটনা এসছে, কিন্তু আমি কোনোদিন কোনো কথা বলিনি। কিন্তু কালকে মেয়েটির কান্না আমার হৃদয় বিদারণ হয়েছে। মেদিনীপুর পূর্বের একটি মেয়েকে একবার নয় পরপর 2 বার মলেস্টেশন করেছেন। सवाल यह है कि क्या राज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? अगर इस तरह की शिकायत हो तो संविधान क्या कहता है? क्या देश में इस तरह के मामले पहले भी आए हैं? इन सवालों के जवाब में हम आपको आसान भाषा में कुछ चीजें बताना चाहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ पद पर रहते हुए किसी भी तरह आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती। संविधान के मुताबिक राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है या जारी नहीं रखी जा सकती है। पुलिस किसी राज्यपाल को आरोपी के रूप में नामित नहीं कर सकती है या पद पर रहते हुए किसी मामले की जांच नहीं कर सकती है। हालांकि राज्यपाल के पद से हटने के बाद आपराधिक कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले वाला उदाहरण देते हैं जिससे आप और भी आसानी से समझ सकेंगे कि कैसे अनुच्छेद 361 के अनुसार राज्यपाल को इम्यूनिटी दी गई है। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने
1992 के बाबरी मामले पर सुनवाई करते हुए बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती के खिलाफ आपराधिक साजिश के नए आरोपों की अनुमति दी थी, जबकि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के लिए सुनवाई नहीं हुई थी क्योंकि वो उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे। कोर्ट ने कहा था कि कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल होने के नाते संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत तब तक छूट के हकदार हैं जब तक वो राजस्थान के राज्यपाल बने नहीं हैं। जैसे ही वो राज्यपाल नहीं रहेंगे, सत्र न्यायालय आरोप तय करेगा और उनके खिलाफ कदम उठाएगा। इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हमने संविधान विशेषज्ञ से बातचीत की। आर्टिकल 361 जो है, 361 के जो दूसरा क्लॉज है, उसके अंडर कोई भी क्रिमिनल केस उनके खिलाफ नहीं ला सकते। तो इसका मतलब एफआईआर नहीं हो सकता और कोई भी उसमें दूसरे क्लॉज में लिखा है, कोई भी कोर्ट इस देश में एक गवर्नर या प्रेसिडेंट के खिलाफ अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट के लिए नोटिस जारी नहीं कर सकते। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इन आरोपों की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। और ओहो, देखिए फिर से हूटर जी ने ब्रेकर लगा दिया है। खैर, अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी न्यूज रील्स को जरूर शेयर करिए। नमस्कार।